गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और आज मंगलवार के दिन आपकी क्लास शाम को होती है, तो मैं तैयार हूँ आपके लिए NCERT सार बैच की क्लास लेकर। और अब आपका जो क्लास शुरू होना है वह मॉडर्न हिस्ट्री से होना है। मॉडर्न हिस्ट्री में उतनी दिक्कत नहीं है NCERT में। वैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री को देखें तो कई जगह हमें मतलब जैसे NCERT हम शुरुआत से देखें 6 से लेकर के 12 तक में, तो कम से कम 3 स्थानों पर मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ टॉपिक हमें दिख जाते हैं। लेकिन वह इतना अस्पष्ट है या उसके लिखने का तरीका इस हिसाब से बनाया गया है कि जिससे कि आपका सिलेबस क्लियर होगा नहीं। तो यहाँ पर फिर NCERT सार बैच ही एक सहारा रह जाता है, जिसमें कि सभी NCERT के सार को लेकर के हम आपके पास मटेरियल देते हैं। और वहाँ आधार फिर अंततः हमें 12वीं क्लास के ओल्ड NCERT को ही बनाना पड़ता है, जो अब चलन में नहीं है। लेकिन टॉपिक लगभग वही कवर किए गए हैं जैसा कि अन्य बुक में किए गए। जैसे 12 क्लास के मॉडर्न हिस्ट्री को आप देखेंगे न्यू वाले में, तो वहाँ पर भी कुछ टॉपिक हैं, खास करके लास्ट में जा कर के जब गांधीवादी आंदोलन वगैरह को देखेंगे तो थोड़ी बहुत चर्चा वहाँ पर मिल जाती है। क्योंकि अब NCERT का सिलेबस पहले की तुलना में यानी 2000 एक तरह से देखा जाए 10 के बाद NCERT के सिलेबस में काफ़ी कटौती कर दी गई है, बहुत सारे टॉपिक हटा दिए गए। तो अगर NCERT को आधार बनाते हैं और उन टॉपिक को छोड़ देते हैं तो फिर जो PCS का UPSC का सिलेबस है वह पूरा नहीं होता है। तो मजबूरी हो जाती है कि फिर ओल्ड NCERT को ही स्थान दिया जाए। तो ओल्ड NCERT यहाँ जो अब हम लोग पढ़ेंगे वह 12 क्लास का NCERT होगा। तो यहाँ पर मुख्यतः जो हमें आधार बनाना पड़ेगा NCERT का, वह इस टाइप के आपको कवर पेज के साथ मिलेंगे। ये आपको कवर मिलेंगे जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं लगा हुआ। तो 2 NCERT आपको इस कवर के साथ मिलेंगे। एक आधुनिक भारत है ओल्ड NCERT का, और दूसरा जो देखते हैं आप भारतीय इतिहास के कुछ विषय, यह है 12वीं क्लास का। ये भी 12वीं क्लास का है, ये भी 12 क्लास का है, और इसका हमने भाग 3 का लिया हुआ है। वैसे 12 क्लास में अब देखेंगे तो वॉल्यूम 3 आपका है, 3 वॉल्यूम होगा कि भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, और भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3। 3 वॉल्यूम में 12वीं क्लास में NCERT की बुक है। लेकिन तीनों किताबों में अलग अलग बातें दी गई है। तो 12वीं क्लास में एक तरह से सभी यानी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का निचोड़ दिया गया है। तो इससे हमारा क्रम स्थापित नहीं हो पाता है। लेकिन जो इसके चैप्टर हैं, मान लो कि वॉल्यूम 1 में भी कोई चैप्टर दिया गया हो उसको भी ले लेंगे, वॉल्यूम 2 में भी दिया गया होगा उसको ले लेंगे, और वॉल्यूम 3 में भी दिया गया है तो उसको ले लेंगे। लेकिन सिलेबस ऐसा फॉलो करेंगे जिससे कि PCS या UPSC या किसी भी एग्जाम के या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप खुद को तैयार कर सकें और उसका एक बेस क्लियर कर सकें। तो मुख्यतः आधार बनाएंगे ओल्ड NCERT को, क्योंकि वहां पर जो दिया गया है एकदम सिस्टम से दिया गया, मतलब पूरा का पूरा वैसे ही इतिहास दिया गया है जैसे कि आप कभी भी एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे। एडवांस लेवल पर थोड़े चैप्टर और बढ़ जाते हैं, यहाँ इतना चैप्टर तो नहीं दिया गया है। यहाँ मुश्किल से 13 चैप्टर दिए गए, 13 चैप्टर दिए गए, लेकिन चैप्टर जो पेज है वो बहुत अधिक, यानी एक एक चैप्टर में आपको 37-38 पेज मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी उतना जटिल नहीं है कि आपको बहुत अधिक परेशानी होगी। मेरा प्रयास होगा कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा इनपुट दे करके मैं इसको पूर्ण कर दूं 100%, कि आपको लगे कि हाँ यहाँ से बेस हमारा बन गया है। और फिर आप एडवांस लेवल पर जब वही चीज़ पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपको आसान लगेगा कि आपने 80% बातें पहले से ही पढ़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर बहुत डेट वगैरह नहीं लेंगे, कॉन्सेप्ट के आधार पर आगे बढ़ेंगे। फैक्ट्स भी कम रहेगा, डेट्स वगैरह तो बिल्कुल भी कम हो सकते हैं, लेकिन तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी। ये था योजना जो आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर चाहें, ये तो क्लास आपका डाउनलोड हो जाता है जब आप NCERT बुक्स करके गूगल पर डालेंगे। तो NCERT बुक्स डालते ही जो गूगल का साइट, इसका NCERT का साइट खुलता है, वहाँ से बुक डाउनलोड हो जाता है। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिस चैप्टर को मुझे नए वाले NCERT से पढ़ाना होगा तो वह मैं आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। ये वाला जो है ना बुक, ये अवेलेबल है। अगर देखें तो जो फ्लिपकार्ट या अमेज़न जैसे साइट्स हैं उस पर ये बुक अवेलेबल है, और ये बुक मार्केट में भी अवेलेबल है, ओरिजिनल फॉर्म में ही अवेलेबल है। और ओरिजिनल प्राइस तो इसका 66 रुपीज़ है। लेकिन आप चाहें तो उसको ना भी खरीदें, क्योंकि मैं नहीं कहूँगा आपको कि इसको बुक को खरीदेंगे तभी तैयारी होगी, क्योंकि मैं इससे एडिशनल मैटर आपको जैसे अभी तक देता आया हूँ वैसा ही मैटर आपको देने ही वाला हूँ।
और अगर ज़रूरत हुई तो आज रात तक मैं यहाँ पर इसका पीडीएफ फिर से टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। जो बिपिन चंद्रा वाली एनसीईआरटी है उसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपको कुछ नहीं भी खरीदना है तो भी आपका काम चल जाएगा और तकरीबन मतलब काम आपका निकल ही जाएगा। वैसे भी आप मोबाइल वगैरह पर पढ़ते हैं तो आपको सॉफ्ट कॉपी पढ़ने में दिक्कत होती ही होगी, क्योंकि मोबाइल पर छोटे छोटे फॉन्ट में पढ़ना वाकई मुश्किल होता होगा और मेरे विचार से पढ़ने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, लैपटॉप वगैरह पर पढ़ते हैं तो ठीक है, वहाँ पर थोड़ा स्क्रीन बड़ा होता है, लेकिन मोबाइल पर दिक्कत होती है। तो ये या तो आप हार्ड कॉपी खरीद लीजिए अगर पढ़ने की रुचि है या पढ़ने में रुचि हो कि हमें इस बुक को आगे भी यूज करना है। जैसे हम लोगों ने भी पढ़ा, एक बार नहीं कई बार खरीदा। जैसे थोड़ा बुक पुराना हो जाता है तो नया ले लेते हैं, अगर थोड़ा गंदा सा दिखने लगा नया खरीद लेते हैं। कि एक्चुअली क्या होता है, बुक खरीदने का एक शौक़ भी होता है। हर शौक़ से बड़ा है बुक खरीदने का शौक़। नया नया बुक खरीदे, हो सकता है कि सभी बुक को कभी पढ़ भी ना पाए, लेकिन बुक खरीदने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो ये बुक हम आधार बनाएंगे ओल्ड एनसीईआरटी को, तो आप लोग भी इसी बुक को साथ में रखिएगा। चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे, जो भी चैप्टर इसमें दिए गए हैं सभी चैप्टर को फॉलो करेंगे, क्योंकि इतना तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। और जो चैप्टर इससे मैच करेगा उस चैप्टर को भी हम लोग पढ़ लेंगे। इससे पहले क्या होता था कि एक बुक और भी हम लोग आधार बनाते थे, और वह था क्लास 8 का ओल्ड एनसीईआरटी, जिसका नाम था या न्यू एनसीईआरटी आप देखेंगे जो आधुनिक भारत करके। न्यू एनसीईआरटी में तो लिखा गया है भारतीय अतीत, मतलब हमारे अतीत भाग 3, जिसको मैंने फ्री क्लासेस में आपको करवाया भी था। लेकिन उसके भी कुछ चैप्टर अगर यहाँ हैं, चैप्टर तो खैर एज इट इज़ नहीं आएंगे, उसके अगर कुछ फैक्ट्स यहाँ ले सके, इसमें समाहित कर सके तो वो ले लेंगे, लेकिन हर जगह यूज नहीं होगा, क्योंकि उसका चैप्टर अलग तरीके से लिखा गया है, उसको समझाने का तरीका अलग है। ओल्ड एनसीईआरटी एक था जो अर्जुन देव के द्वारा लिखा गया था। अर्जुन देव एक अच्छे राइटर हैं, बड़े राइटर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। उन्होंने उस एनसीईआरटी को लिखा था ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 8 के आधुनिक भारत को। लेकिन अब वह प्रचलन में नहीं है और जो मैटर है उससे इन्हेंस्ड करके दिया ही जा रहा है। तो एक समझने के स्तर पर मेरे विचार से यह बुक भी काफ़ी हो जाएगा और मुझे लगता है यहाँ आपको परेशानी नहीं होगी। तो एक बार मैं आपके चैट को देखूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। आशा करता हूँ कि सारी बात समझ पा रहे होंगे। गुड इवनिंग सभी बच्चों को का बेहद स्वागत, नमस्ते। और मैं आपका क्लास लाइव नहीं ले पाता, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लेना हो ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ जो मैंने अभी समझाया उससे अगर कोई प्रश्न है भारतीय इतिहास का नहीं है तो छोड़ दीजिए ना, वो तो इंटरनेट पर अवेलेबल है। ओल्ड एनसीईआरटी में राइटर का नाम क्या है, बिपिन चंद्र है, उज्ज्वल पांडे जी। आपके सवाल का उत्तर दिया। ओल्ड वाला नहीं होता है तो मैं दे दूंगा आपको, ओल्ड वाला मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। मैं आपको क्या करूंगा, शेयर कर दूंगा। सिकंदर जी, सुमित यादव, जो अगर ओल्ड वाला नहीं है तो अभी मैंने ये सब बातें बताई कि मैं आपको ओल्ड एनसीईआरटी शेयर कर दूंगा। आज पहली क्लास है, थोड़ा टाइम लगेगा क्लास को शुरू करने में, क्योंकि सारी बातें देखते चलेंगे। इसके लिए न्यू नोट बुक बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे मंदाकिनी, इसको तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो हमारे लिए ज़रूरी होगा ना दिवाकर जी, यह तो ज़रूरी होगा। देखिए नोट्स हम क्यों करते हैं, आप लोग इस गलतफहमी में रहते हैं, हार्ड कॉपी से पढ़ने में अच्छा लगता है, ये बात सही है। तो मैं अब चैट देखना बंद करूँ? मेंस चल रहा है, उसकी चर्चा हम लोगों ने क्लास में कर दी है। सिकंदर आप लोग थोड़ा पीछे हैं, इसकी चर्चा क्लास में हो चुके हैं, यूट्यूब पर सारी क्लास में चर्चा हो चुकी है, क्या क्वेश्चन आए थे उन सब की भी चर्चा हो चुकी है। देखिए आप लोग एक पर, जैसे मंदाकिनी ने कहा कि नोट्स बनाना जरूरी है। अब ये बताइए कि जब आप तैयारी करते हैं तो आपको ये बातें तो समझ में होनी चाहिए ना कि हमें क्या करना है। अगर मान लो आप सैनिक हैं तो आपको युद्ध जीतना है, सेना का काम क्या है, एक सैनिक अगर है उसका मूल कर्तव्य क्या है, युद्ध को जीतना। आप छात्र हैं तो इसका मूल कर्तव्य क्या है, आपको सफलता पाना। सफलता पाने के लिए क्या हथकंडे अपनाए जाने चाहिए, इसकी समझ तो आपको ही होनी चाहिए। हथकंडे यहाँ कर क्या अपनाना है कि हमें क्वेश्चन को बनाना है प्रारंभिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के और मुख्य परीक्षा में सब्जेक्टिव टाइप के। और यह कैसे बनेगा, तो समझ के आधार पर बनेगा। अगर हमारी समझ अच्छी होगी तो हम बना पाएंगे। और समझ बनेगी कैसे, जब जो बातें लिखी गई है किताबों में वो बातें हमारे जेहन में उतर जाए, सारी बात समझ जाए। आप समझिए कि क्या विडंबना होती है कि हम दुनिया भर में सब कुछ याद कर लेते हैं, अचरा कचरा बातें जो 10 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है, जो आपके जीवन में कुछ अच्छी घटनाएं बहुत साल पहले हुई होगी, बुरी घटनाएं हुई होगी, वो सारा जीवन में याद है, लेकिन बस इतिहास याद नहीं है या सब्जेक्ट याद नहीं होता है।
इसका मतलब है कि हमारी रुचि वहां पर नहीं जा पा रही है, हम प्रण नहीं कर पा रहे। अदरवाइज जब सारी बातें याद है, गीत याद हो जाते हैं, गालियां याद हो जाती है, प्रशंसा की बातें सुनते ही चेहरे पर मुस्कुराहट हो जाती है, क्या खाना खाया था, खाना अच्छा लगा था, बुरा लगा था, सारी बातें जीवन में याद है। बस ये याद नहीं होता है कि किताबों में जो लिखा हुआ, इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है जो जीवन से अलग है। यहाँ पर तो भी तो वही राजनीति, वही सामाजिक, वही अर्थव्यवस्था और वही संस्कृति धर्म की बात होती है जो सामान्य जीवन में हम जी रहे होते हैं, कोई अलग चीज़ तो है नहीं। इसलिए चाहे हाँ, अगर हम अपने से नोट्स बनाते हैं तो जब अपना हम कलम उठाते हैं तो कलम किससे जुड़ता है? हैंड जुड़ता है दिमाग से। दिमाग उसको कंट्रोल करता है कि आप ऐसे लिखिए, और ऐसे लिखने के लिए जब दिमाग कंट्रोल करता है तो दिमाग को रिकॉल करने में बड़ी सहूलियत होती है। हम लोग भी कोई बातें याद करनी होती है तो लिख करके ही याद करते हैं। लिख करके याद करना सबसे बेहतर तरीका है। और मुझे याद है कि जब मैं एमए कर रहा था तो उस समय लिखने का प्रैक्टिस मैंने काफ़ी अधिक किया। यानी एमए में मान लो जाना है पेपर देने के लिए, उसमें एमए की प्रक्रिया थोड़ी आसान होती थी, मास्टर की प्रक्रिया की आपका 1 वीक में एक पेपर होता था, 4 घंटे का एक पेपर होना है। तो 1 वीक में मुझे 10 से 15 क्वेश्चन याद करने होते थे। तो रात दिन एक कर दिया, 15-20 क्वेश्चन पढ़ लिया, 5 क्वेश्चन लिखना है, जा करके लिख डाला। और इतना प्रैक्टिस उसका लिख लिख के किया कि एक एक शब्द जेहन में आ गया। तो अपने याद करने का तरीका है, लेकिन लिख करके याद करना सबसे बेहतर तरीका है, शुरुआत के दिनों में तो जरूर। इसलिए जब हम नोट्स बनाते हैं तो लगभग 60-70% बातें हम याद कर चुके होते हैं वर्चुअली। तो अच्छा रहता है कि अपना नोट्स खुद बनाएं, ना कि हम पीडीएफ पढ़ें। पीडीएफ पढ़ें उससे अच्छा किताब पढ़ लें। फिर ये थोड़ा अपने आप में हम अनुशासन ला सकते हैं। आशा करता हूं कि सारी बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, सिकंदर, आपके प्रश्न प्रासंगिक नहीं है, आगे से आप चैट मत कीजिएगा अभी, क्योंकि आप नए बच्चे हैं। मुझे लगता नहीं है कभी चैट आपने किया है, तो आपको यहाँ क्लास की अहमियत समझ नहीं आ रही है कि क्लास में क्या पूछा जाना चाहिए। क्लास में ये नहीं बता सकते हैं कैसे तैयारी करें, क्योंकि टाइम नहीं होता है। तो ये बातें हमने समझा कि यहाँ पर आधुनिक भारत को मूलतः हमें जो ओल्ड एनसीईआरटी वाला है उसको पढ़ना है, और मैं इसको शेयर कर दूंगा आपके टेलीग्राम ग्रुप पर। उसके बाद मत मांगिएगा और मैं उसको पिन कर दूंगा। पिन करने का मतलब होता है कि सभी सदस्यों के पास नोटिफिकेशन चला जाता है। तो आप अपना डाउनलोड इमीडिएट कर लेंगे, रख लेंगे, और कभी भी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप में जो पीडीएफ सेक्शन होता है वहां जाएंगे तो सभी पीडीएफ वहां पर अवेलेबल हो जाते हैं। अगर इसके आधार पर देखा जाए, 12th क्लास के एनसीईआरटी के आधार पर अगर चैप्टराइजेशन देखा जाए कि किस प्रकार के चैप्टर को यहां पर लिखा गया है किताबों में, तो यह चैप्टर आपको इस रूप से दिखाई देगा। लगभग 13 चैप्टर यहां पर मेंशन किया गया है जिसे हमें पढ़ना है। लेकिन 13 चैप्टर के सब चैप्टर को देखेंगे तो वो बड़ा जटिल है, मतलब बहुत विशाल है। उसमें कम कम ही बातें की गई है, 2-2 लाइन में ही बातें की गई है, लेकिन बातें उतनी ही कर दी गई है जितना कि एडवांस लेवल पर हम पढ़ते हैं। चैप्टर 1 कहता है कि 18वीं सदी का भारत। अभी तक हमने 17वीं शताब्दी तक के भारत को पढ़ा है, लगभग 1600 के लास्ट तक, यानी 1700 के प्रारंभ तक हमने पढ़ा है। अब यहां पर बेसिकली जो पढ़ना है वह पढ़ना है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद का भारत कैसा है। क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु होती है तो मुगल साम्राज्य का विघटन होता है। मुगल साम्राज्य का विघटन होने से 2 प्रभाव होते हैं। एक तो हम देखते हैं कि नए नए छोटे छोटे राज्य बन जाते हैं, और दूसरा इसी समय यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भी भारत में व्यापार करने के लिए अपना प्रभाव बढ़ा रही होती है। तो अब इतने सारे छोटे छोटे राज्य बन जाते हैं, इतना शक्ति संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता हो जाती है कि एक सभी राजाओं के मध्य एक जटिल समीकरण बन जाएगा। इन्हें सभी पहले राजाओं को पढ़ेंगे, फिर आपस में संघर्ष या संपर्क को भी पढ़ लेंगे। ये चैप्टर पूरा होगा, थोड़ा लगेगा इसमें टाइम, क्योंकि इसमें कई चैप्टर, हमें कई सब चैप्टर बनाने में आगे दिखाता हूं। जब मैं इस चैप्टर को शुरू करूंगा आज, तो यहां पर मैं दिखाऊंगा कि कितने चैप्टर और सब चैप्टर इसमें बनेंगे। फिर दूसरा आ जाएगा आपका चैप्टर कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश और अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना। अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना, ये छूटा हुआ है सर। अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का प्रवेश, यानी सबसे पहले यहां पर व्यापारिक कंपनी कौन आती है? पुर्तगाली आता है, और पुर्तगाली के बाद धीरे धीरे डच है, ब्रिटिश है, फ्रांसीसी है, सभी आते हैं। और इनमें से प्रकटांतर से हम क्या देखते हैं कि ब्रिटिश कंपनी सर्वशक्तिशाली बनती चली जाती है। इसको हम लोग यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत आगमन के रूप में पढ़ते हैं एडवांस पर, यहाँ चैप्टर नंबर 2 में पढ़ लेंगे।
3 में क्या कहता है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीति और प्रशासनिक ढांचा। अब देखिए यहां पर क्या है कि बहुत अधिक जटिलता नहीं रखी गई है। यहां हमें प्रवेश के बारे में बताया गया, उसके बारे में जो उसकी संरचना थोड़ी बहुत बनाई गई उसके बारे में बताया गया, और सीधे बताया गया कि यहां कैसे इसकी आर्थिक नीति और प्रशासनिक नीति रही। जो भी इसके अंदर चैप्टर और सब चैप्टर आते हैं सबका डिफाइन करते हुए फिर चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ये आप जरूर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा जब मैं शेयर कर दूंगा। फिर चौथा चैप्टर है प्रशासनिक संगठन और सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीति, चैप्टर 4 है यह बिपिन चंद्रा वाले में। प्रशासनिक संगठन कैसा है और सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीति ब्रिटिशों की कैसी रही, यानी किस प्रकार का इसने प्रशासनिक संगठन किया, साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक नीति में परिवर्तन लाने के लिए। देखिए भारत का तो अपना कल्चर है और यूरोप का अपना कल्चर है, तो दोनों के कल्चर में मेल तो होगा नहीं। अगर कोई शासक वर्ग आएगा तो सबसे पहले कल्चर को ही चेंज करना चाहता है, संस्कृति को चेंज करना चाहता है या उस पर हावी होना चाहता है। जैसे आप देखेंगे कि इस्लाम का जब विकास प्रारंभ हुआ तो इस्लाम के विकास के प्रारंभ के साथ उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया, कहा कि जहां भी इस्लाम की विजय होगी वहां कंप्लीट जनता को हम इस्लामिक बना देंगे, चाहे वो तलवार के बल पर हो, प्रलोभन के बल पर हो। तो इसलिए भारत को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर जगह देखते हैं इस्लाम का प्रसार संपूर्णता में हुआ, यानी कंट्रीज सभी लोग इस्लाम में कन्वर्ट होते चले गए। यही स्थिति ईसाई धर्म में भी है। ईसाई धर्म के लोगों ने भी, चाहे वो किसी भी रूप में आते हो, उन्होंने भी यही रणनीति अपनाई थी कि जहां पर भी जहां का कल्चर रिच नहीं था वहां अगर उसने प्रसार किया तो वहां का पूरा क्रिश्चियनाइजेशन कर दिया। जैसे आप साउथ अफ्रीका में देखेंगे, साउथ अफ्रीका में दूसरे धर्म के लोग रहा करते थे और वहां पर सीधा उसने ईसाईकरण कर दिया। यानी ईसाई धर्म का प्रसार करने के लिए, क्योंकि उनकी मान्यता ये थी कि अगर हम ईसाई धर्म को एक राज्य धर्म बना देते हैं, सभी लोगों का धर्म ईसाई धर्म हो जाएगा, तो फिर हमारे खिलाफ विद्रोह नहीं होगा, क्योंकि धर्म के आधार पर लोगों में थोड़ा संगठन का भाव भी उत्पन्न होता है। इस्लाम की भी यही अवधारणा थी। बस क्या है, सबकी गाड़ी आकर के भारत में रुक जाती है। जब ब्रिटिश साउथ अफ्रीका जैसे देश में गए तो वहाँ कंप्लीट क्रिश्चियनाइजेशन हो गया, लेकिन जब भारत आते हैं तो भारत में चूंकि इतना डाइवर्सिफाइड कल्चर था, इस्लाम है, हिंदुओं में भी 100 प्रकार के हिंदू हैं, तो यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म को पूरी तरह से लागू करना संभव नहीं हुआ। लेकिन प्रयास ये किया गया कि हम अंग्रेजियत को थोप दें, यानी यूरोपियन जो विचारधारा है उसको भारतीय संस्कृति पर स्थापित करने की कोशिश करें। कैसे किया जा सकता है? तो शिक्षा व्यवस्था को बदल देंगे। अगर किताबों में पढ़ा दिया जाए, किताबों में लिख दिया जाए, बच्चे की किताबों में लिख दिया जाए कि सर्वधर्म समभाव नहीं होता, तो क्या बच्चा शुरुआत से ही जो नया मतलब छोटा बच्चा है जिसके मन पर अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो क्या वो कभी सर्वधर्म समभाव के बारे में समझ पाएगा? इसलिए हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी की किताबों में ही पहले प्रियम्बल दिया हुआ होता है ताकि बच्चा बार बार पढ़े प्रियम्बल हमारा क्या है, जहाँ धर्मनिरपेक्ष शब्द दिया हुआ है, पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की एकता, अखंडता, सब की चर्चा हम बचपन में ही करते हैं। बचपन में आप देखेंगे, आप प्रे करने जाते हैं तो आपको प्रियम्बल बुलवाया जाता है, आपको कंठस्थ याद करना होता है। क्यों? ताकि देश की धरोहर को आप समझ पाए या देश की जो विरासत है उसको समझ पाए। तो यहाँ पर ब्रिटिशों ने क्या किया कि प्राथमिक शिक्षा से ही एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की शुरुआत की, जिससे हमारी आस्था ब्रिटिशों के साथ जुड़ जाए। अगर हम अंग्रेजी भाषा में बात करेंगे तो स्वाभाविक है ब्रिटिशों से हमारा स्वभाव अधिक मिलेगा। तो ये सब सारी बातें चैप्टर नंबर 4 में की गई है, इसकी चर्चा भी हम आगे कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, चैप्टर नंबर 5 है 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण है, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन। चैप्टर नंबर 5 क्या कहता है? 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण, जिसको जनरली क्या कहते हैं? धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन, जो केवल हिंदू धर्म में नहीं होता है बल्कि सभी धर्मों में होता है। यहाँ पर दोनों रूपों में, धर्म में भी सुधार है और सामाजिक सुधार भी है, जिसमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जितने भी हैं। लेकिन यहाँ पर इसको 2 पार्ट में विभाजित कर दिया है। जैसे आप देखेंगे कि सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण यहाँ पर भी है, और आप देखेंगे एक जगह और दिया है, मैं आगे बताता हूँ। फिर 1857 का रिवोल्ट है, 1857 का विद्रोह यहाँ पर दिया हुआ है। फिर देखेंगे 1858 के रिवोल्ट के बाद जो प्रशासनिक परिवर्तन किए गए, यानी कंपनी की सत्ता का अंत होता है, और यहाँ पर
ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ होता है। 1858 में ब्रिटिश शासन का जो आर्थिक प्रभाव है, चाहें तो इस आर्थिक प्रभाव वाले भाग को हम चैप्टर नंबर 4 के साथ मिला के पढ़ दें, चाहे तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 3 के साथ मिला के पढ़ दें कि जैसे कहते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियां और प्रशासनिक ढांचा है, तो आर्थिक नीतियों के साथ ही अगर हम एक चैप्टर प्रभाव का जोड़ देते हैं तो फिर हमें 2 चैप्टर में इसे नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैटर तो खैर बढ़ेगा, लेकिन इससे क्या होगा कि आपका एक साथ सारा कंक्लूड होता जाएगा। मैं उसको अपने हिसाब से डिजाइन करता चलूंगा, इस प्रकार से करूंगा ताकि आपको रिवीजन में कोई कठिनाई नहीं हो। ये मेरा दायित्व है, मेरे ऊपर आप यह भार छोड़ दीजिए। नए भारत का उदय और राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है जो 1905 तक है। फिर इसी राष्ट्रीय आंदोलन को 2-3 भागों में और विभाजित कर दिया, और उनमें से एक विभाजन जो किया गया वह है धार्मिक और समाज सुधार का। अगर हम चाहें तो जो धार्मिक और समाज सुधार आंदोलन को 2 चैप्टर में पढ़ने की बजाय तो 1858 से पहले के धार्मिक और समाज सुधार आंदोलन को पढ़े और 1858 के बाद के धार्मिक और समाज सुधार आंदोलन को पढ़ें, यानी एक ही चैप्टर में दोनों को मर्ज कर दें। क्योंकि यह जो लिखा गया है वह स्कूल की किताबों के हिसाब से लिखा गया है, हमें जो पढ़ना है वह संपूर्णता में पढ़ना है, एग्जामिनेशन के हिसाब से पढ़ना है। तो समझ भी होनी चाहिए, समझ भी बननी चाहिए और सारी बातें कवर भी होनी चाहिए। तो हो सकता है कि अगर धर्म और समाज सुधार आंदोलन पढ़ रहे हों तो चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 10 को हम किससे मिला देंगे, चैप्टर नंबर 5 से मिला देंगे, तो दोनों मिलाकर के एक चैप्टर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं राष्ट्रवादी आंदोलन 1980 तक है, जिसमें उग्र राष्ट्रवाद का विकास होता है, जिसमें क्रांतिकारी राष्ट्रवाद है, गरम दल है आदि सब आ जाएगा। फिर लास्ट 2 चैप्टर है स्वराज के लिए संघर्ष 1 और स्वराज के लिए संघर्ष 2। यहां आकर के हमारा चैप्टर यह पूर्ण हो जाता है। अब इसमें अगर कुछ एडिशनल हेल्प है, जैसे कि 12वीं क्लास का जो मैंने बुक दिखाया, वहां पर सबसे लास्ट का चैप्टर है संविधान का निर्माण। अब नियम से तो हम पॉलिटी में पढ़ लेंगे, संविधान मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ते हैं कहां पर, पॉलिटी में पढ़ते हैं। लेकिन अगर पॉलिटी में इसको कवर नहीं किया गया है और अगर संविधान के निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दी गई है तो हम उस चैप्टर को न्यू एनसीईआरटी वाले से कवर करेंगे। ओल्ड में नहीं दिया है, ओल्ड में तो यही चैप्टर दिया है, लेकिन संविधान के निर्माण वाला अगर हमें कवर करना होगा तो वहां से कर लेंगे। और देखिएगा जैसे आप यहां आपने देखा, एक और ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, यहां आपने देखा 1857 का रिवोल्ट यानी 1857 का विद्रोह, लेकिन यहां पर हम जनजाति और कृषक आंदोलन तो पढ़ते ही नहीं है, यहां तो है नहीं लिखा हुआ इस बुक में, यानी 12th क्लास के ओल्ड एनसीईआरटी में जनजातीय आंदोलन तो है नहीं। तो क्या जनजातीय आंदोलन को छोड़ करके चलेंगे? तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास 8 के एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी में कुछ हद तक जनजातीय मूवमेंट की चर्चा की गई है, तो उसको फिर वहां से कवर करेंगे। यानी इस प्रकार से संरचित करेंगे ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाए, और जहां मैं टॉपिक में जाऊंगा फिर आपको बता दूंगा कि ये किस किताब से आ रहा है, और ये मेरा दायित्व है अपार्ट 12th क्लास के ओल्ड एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर में ऐड करूंगा उसका सब का पीडीएफ में पहले ही आपको आपके ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप पर आप एक्टिव रहिएगा, एनसीईआरटी सार बैच के टेलीग्राम ग्रुप पर। तो जो चैप्टर एड ऑन होगा, इसमें एडिशनल हम ऐड करेंगे, उसमें आपको फिर लेकर, जैसे अभी मैं आपको 10 किताब लिखा देता कि मैं क्लास 8 भी कवर करूंगा, न्यू करूंगा, ओल्ड करूंगा, मेरे पास दोनों है। फिर मैं क्लास 11 को करूंगा, न्यू करूंगा, ओल्ड करूंगा, फिर 12 को करूंगा, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, और फिर ओल्ड एनसीईआरटी भी करूंगा, तब घबरा जाएंगे, इतना सारा बुक कैसे खरीद पाएंगे। इसलिए केवल एक बुक खरीदिए और बाकी सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़िए, और मैं यहाँ पर अपने हिसाब से आपको सारा मैटर लिखाता हुआ चलूँगा, लिख करके, या जहाँ पर कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हुआ उसको पीडीएफ के माध्यम से मैं देता हुआ चला जाऊँगा। आपका ये टॉपिक भी बढ़िया से पूरा हो जाएगा। जब ये मॉडर्न हिस्ट्री पूरा हो जाता है तो इसके बाद देखना होगा कि और कौन कौन सी बातें बची रह गई है जिसकी चर्चा हमें करने की आवश्यकता थी। ठीक है, ये हमारे एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न अच्छे से हो जाएंगे। क्या सारी बातें समझ पा रहे हैं? चलिए, मेरे पास क्या लगता है न्यू एनसीईआरटी बुक है, तो न्यू एनसीईआरटी तो खैर है, न्यू एनसीईआरटी तो खैर अलग है, उसकी तो बात ही अलग है। इसमें 18वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत, 18वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत का मतलब होता है, हाँ पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगा, उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है अनुष्का कुमारी, वो सब तो मैं मेरे ऊपर छोड़िए, वो मेरी जिम्मेवारी होती है ना, मुझे पता है कि आपको कहाँ दिक्कत हो रही है, वो सारा तो मैं दे ही दूंगा। बस आपको मैं
इस भाषण के माध्यम से दिमाग को सीधे में रखने के लिए कर रहा हूं कि एक सीध में आप सोचना शुरू कीजिए कि आज से अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की कॉपी को बनाते हैं, नया बनाते हैं, तो आज से हमारे चैप्टर इस प्रकार से चलेंगे और इसमें जो अमेंडमेंट होगा, जैसे हमने लिखा कि 13 चैप्टर हमें कवर करना है, लेकिन ये 13 चैप्टर नहीं होगा, इसके सब चैप्टर को देखेंगे तो सब चैप्टर थोड़ा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि एक ही चैप्टर को मैंने देखा 37 पेज तक गया है, तो 37 पेज में केवल एक ही विषय को लेकर के तो नहीं लिखा गया होगा, उसमें बहुत सारे विषयों को शामिल किया गया है। और इसके लिए लगभग हम अगर एडवांस लेवल पर पढ़ते हैं तो लगभग 20 क्लासेस लग जाते हैं इस पूरे चीज़ को कवर करने में, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा अधिक डायमेंशन में पढ़ना होता है। आप देखेंगे कि जो एडवांस मैंने ऑलरेडी आधार बैच में कराया है, इसके बाद आप कर लीजिएगा, यानी जैसे आपका आधुनिक क्लियर हो जाएगा आप एडवांस लेवल का कर सकते हैं। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और भी दूंगा, बीच में आप सभी बच्चे जुड़ चुके होंगे, कल भी क्लास आपकी शाम को होगी, क्योंकि मुझे थोड़ा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है, क्योंकि आपको भले पता नहीं चलता हो, मुझे रोज़ बुखार आता है और मैं दवाई लेकर के खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि टाइम है नहीं बीमार पड़ने का। तो लेकिन बहुत दिन टालना ये ठीक नहीं है, क्योंकि फिर कहीं स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़े और फिर क्लास पूरी तरह से रुक जाए, उससे अच्छा है मुझे एक दिन चेकअप के लिए जाना ही पड़ेगा डॉक्टर की सलाह से। तो सुबह के लिए मैं जाऊंगा, तो बेटर है कि कल शाम की क्लास ले लेंगे। तो कल के लिए केवल कंप्रोमाइज़ करिएगा, जैसे आज शाम को क्लास हुई है तो कल भी आपकी क्लास शाम को ही मैंने रखा है। नहीं तो एक ऑप्शन ये था क्लास बंद कर देते, लेकिन वो बंद करने में मेरी कोई दिलचस्पी होती नहीं है, तो मैं इसको शाम को शिफ्ट कर दूंगा। तो शाम के लिए आप तैयार रहिएगा, कल भी आपकी क्लास शाम को होगी, मैं और भी इंस्ट्रक्शन आपको दे दूंगा। ठीक है, ये सारे चैप्टर थे हमारे जिसको कवर करना है। ये आप लिख लीजिएगा, अगर आप चाहें तो एक पेज छोड़ दीजिएगा, एक पेज छोड़ने के बाद फिर अपना लिखना शुरू कर सकते हैं, या अगर बाद में ही आप नोट्स बनाते हैं तो ये जो नोट्स बनाने वाले हैं वो इसको शामिल कर देंगे, क्योंकि मुश्किल से 1 या 2 पैराग्राफ में लिखा जाएगा, और वो शामिल कर देंगे तो फिर आपके पास जो हैंड रिटेन नोट्स जाता है उससे अपने को फेयर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ हमने देखा कि आपका 13 चैप्टर यहाँ कवर करेंगे, और इसमें बहुत सारे चैप्टर अभी एड ऑन होंगे, लेकिन वह चैप्टर समय समय से होंगे। जो अभी का समय होगा, जो अभी का चैप्टर होगा, जैसे हमने देखा ये फर्स्ट चैप्टर है, ये 5th चैप्टर हुआ और ये फर्स्ट चैप्टर है, तो आज से हम शुरू करेंगे इस चैप्टर को लेकर के 18 सदी का शताब्दी का 18वीं सदी का जो भारत होगा, तो इसका पहले क्या करेंगे, टॉपिक एंड सब टॉपिक पहले बनाएंगे, ताकि पता चल पाए कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो पहला टॉपिक आज बल्कि कल भी आपका चलता रहेगा, तो इसलिए यहां पर मैंने एक ही टॉपिक का सब टॉपिक बना के दिया है। जैसे मैं दूसरे टॉपिक पर शिफ्ट करूंगा आपके लिए फिर से सब टॉपिक बना के दे दूंगा, और वहीं पर आप लिख लीजिए, क्योंकि यहां पर लिखेंगे तो बड़ा लेंदी हो जाएगा। देखिए, टॉपिक नंबर 1 आज अपना स्टार्ट हो रहा है आधुनिक भारत का। तो टॉपिक नंबर 1 क्या है, 18वीं शताब्दी का भारत है, और इसके जो मेन पॉइंट है वह है मुगल साम्राज्य का पतन, नए राज्यों का उद्भव, हैदराबाद लिखेंगे, हैदराबाद तथा कर्नाटक, बंगाल, अवध, मैसूर, केरल, ये सारे राज्य हैं जो मुगल साम्राज्य के अधीन हुआ करते थे, मुगलों के अधीन हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही 1707 के बाद मुगल साम्राज्य का विघटन होने लगा, तो बहुत सारे जो एक तरह से प्रांतपति हुआ करते थे मुगलों के ही, उन्होंने क्रमशः स्वतंत्रता की घोषणा करनी प्रारंभ कर दी। कुछ नए क्षेत्रों में भी नए राज्य स्थापित हो गए, जैसे खास करके साउथ इंडिया में देखेंगे, जहां पर कि मराठे भी अब कमजोर हो गए हैं, बीजापुर गोलकुंडा भी कमजोर हो गया है, हैदराबाद है एक मजबूत राज्य बना, नया राज्य बन गया, हैदराबाद पहले था नहीं, अब नया राज्य बन गया। फिर हम देखेंगे केरल के क्षेत्र में आपका त्रिवेंद्रम के आसपास हम देखते हैं कुछ राज्य नए आ जाते हैं, वहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फिर हम देखते हैं मराठा फिर से अचानक पावरफुल हो गया, बल्कि इतना पावरफुल हो गया वह शिवाजी से भी बढ़ गया, पेशवा के अधीन, जिसमें हम बाजीराव पेशवा वगैरह को देखते हैं। फिर नए राज्य हम देखते हैं कि कुछ पंजाब के क्षेत्र में, कुछ मालवा के क्षेत्र में हम देखते हैं, बुंदेलखंड के आसपास, गुजरात के क्षेत्र में देखेंगे, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में देखेंगे, छोटे छोटे राज्यों का उद्भव हो जाता है। आप समझिए कि यह विखंडन की दर इतनी अधिक थी कि एक समय जब मुगल साम्राज्य 1707 तक था, जब औरंगजेब जीवित है, तब पूरा मुगल साम्राज्य काबुल से लेकर के दक्षिण तक एक था, बीच में कोई स्वतंत्र राज्य नहीं था। और ठीक 50 वर्ष के अंदर आप देखेंगे कि लगभग
700 छोटे छोटे राज्य बन करके खड़े हो गए। आप समझ सकते हैं कितनी बुरी तरह से विखंडित हुआ, जिसमें अवध है, बंगाल का क्षेत्र है, जिसमें आप सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां, मुर्शिद कुली खां इत्यादि को पढ़ते हैं। यहां पर मुख्य बिंदु इसके क्या हो जाएंगे, पहले तो यह देखेंगे कि मुगल साम्राज्य का विघटन क्यों हुआ। विघटन के साथ हमें यह भी देखना होगा कि उत्तरवर्ती मुगल शासक कौन थे। उत्तरवर्ती मुगल शासक का मतलब है कि औरंगजेब के बाद से लेकर के 1857 तक, जब तक मुगल वंश सत्ता में रहा, तब तक कौन कौन से शासक आए, केवल नाम मेंशन करना है। और फिर बहुत अधिक वर्क अगर कुछ हुआ है एक आध तो वह भी मेंशन कर देंगे, लेकिन एक फैक्ट्स हमारा क्लियर हो जाएगा। फिर देखेंगे नए राज्यों का उद्भव। तो नए राज्य के उद्भव कैसे होते हैं, एक होता है हैदराबाद, जो अभी भी राज्य आप देखेंगे, अब तो तेलंगाना में हैदराबाद राज्य आ गया है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में विभाजित हो गया है। तो हैदराबाद में एक नए राज्य का निर्माण हो जाता है। फिर उसी से अलग होकर के कर्नाटक का क्षेत्र भी है, जहां राज्य बन जाता है। कर्नाटक राज्य ही है, लेकिन कर्नाटक राज्य का मतलब यह मत समझिएगा कि वर्तमान कर्नाटक में है। वर्तमान कर्नाटक में नहीं, यह तमिलनाडु से जुड़ा हुआ क्षेत्र था। फिर हम देखते हैं वही बंगाल, जहां हम सिराजुद्दौला को देखेंगे, यहां पर क्या प्रक्रिया रही। अवध देखेंगे, जो आपका ही अवध है। मैसूर में देखेंगे, जहां टीपू सुल्तान वगैरह है। केरल में देखेंगे, जहां मार्तंड वर्मा जैसे शासक आ जाते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे कुछ राजपूत राज्य आ जाते हैं और इनके साथ महत्वपूर्ण फैक्ट्स आ जाते हैं। राजपूत राज्यों में खास करके जो जयपुर का राज्य है, जयपुर में मिर्जा राजा जयसिंह है, जिन्होंने जयपुर नगर की भी स्थापना की थी, उनकी चर्चा करनी पड़ेगी और इनके कुछ सुधारों की चर्चा यहां पर करनी होगी। फिर देखेंगे जाट राज्य है। जाट राज्य की थोड़ी बहुत चर्चा हमने पहले ही की हुई है और कहा था कि यहां पर चूड़ामन जाट के अधीन एक अलग से जाट राज्य की स्थापना हो जाती है भरतपुर में। इसकी चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। बंगस पठान, बंगस और रुहेले कहाँ है, उत्तर प्रदेश के आसपास ही कहीं, रुहेलखंड जिसको कहते हैं ना, रुहेलखंड, रुहेलखंड के नाम पर रुहेलखंड विश्वविद्यालय भी है। वहां रुहेला एक हुआ करता था समूह, जो शासन करता था। अवध से इसका संघर्ष चलता रहता था। फिर देखते हैं सिख राज्य है। सिख राज्य का मतलब क्या होगा, पहले हमने देखा था सिखों का धर्म प्रारंभ होता है गुरु नानक देव जी के साथ, और गुरु नानक देव जी के साथ सिख धर्म तो प्रारंभ हुआ, लेकिन सिख गुरुओं का लगातार मुगल शासकों से संघर्ष होता रहा और अंततः हमने देखा कि तेग बहादुर जी को तो मृत्युदंड दे दिया। हालांकि गुरु गोविंद सिंह जी ने फिर इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही उनकी हत्या हो गई। लेकिन कालांतर में जो सैनिकीकरण की भावना उत्पन्न हुई थी, उसने सिखों को संगठित किया और अंततः जाकर के महाराजा रंजीत सिंह के अधीन एक सिख राज्य का निर्माण हुआ, जिसका आधार लाहौर था। लाहौर अभी पाकिस्तान के पंजाब में है, लेकिन पहले तो सब पंजाब एक ही था। तो लाहौर को आधार बना करके महाराजा रंजीत सिंह ने एक सिख राज्य की स्थापना की और बहुत प्रभावी राज्य था। चर्चा इसकी करेंगे और सारा फैक्ट्स भी लिखते चलेंगे। मराठा शक्ति का उत्थान और पतन दोनों देखेंगे। मराठा शक्ति का एक उत्थान हमने शिवाजी के साथ देखा हुआ है, जब औरंगजेब के साथ उसका संघर्ष हुआ था और पुरंदर की संधि वगैरह देखा था। लेकिन शिवाजी के बाद मराठा राज्य समाप्त नहीं हुआ, बल्कि कुछ दिनों के बाद देखेंगे 1689 में संभाजी की मृत्यु होती है और वहां से लेकर के 1708 तक, लगभग आप मान के चलें 11 और 8, लगभग 18-19 वर्षों के बाद फिर जाकर के मराठा राज प्रचंड रूप में सामने आता है, और ऐसा रूप जिसने दिल्ली तक अधिकार किया और पंजाब तक अपने क्षेत्र को फैलाया, और अंततः उसी कारण से उनका पतन भी हो जाता है। कैसे हुआ, क्या कारण था, कैसे उत्थान हुआ, कौन कौन से व्यक्तित्व थे, पेशवा कौन था, पेशवाओं में सबसे प्रमुख कौन था, इन सब की चर्चा करेंगे। और आम लोगों की सामाजिक और आर्थिक अवस्था कैसी थी, ये थोड़ा सा एक विश्लेषणात्मक वाला होगा। मतलब इसमें कुछ फैक्ट्स बहुत अधिक नहीं, केवल समझने के लिए चैप्टर के साथ ये जोड़ा गया है। इतने सारे सब टॉपिक हैं एक टॉपिक के साथ। तो जब भी आप आज से जैसे कॉपी बनाना शुरू करेंगे, तो आज से कॉपी आपका यहां से बनेगा, यहीं से कॉपी बनेगा, ध्यान रखिएगा, यहां से बनेगा कि चैप्टर क्लासिफिकेशन आप देखेंगे और चैप्टर क्लासिफिकेशन आप इसको लिखेंगे और फिर आप क्या करेंगे, या कर सकते हैं, मान लो कि अगर आपको लगे वहां से नहीं लिख करके, तो आप अगर चाहें तो यहां से आप अपने क्लासिफिकेशन को स्टार्ट कीजिए। कॉपी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं।
इसको लेकिन आपको जरूर लिखना चाहिए ताकि एक डायमेंशन आपका क्लियर रहे कि मुझे पढ़ना क्या है, मुझे क्या पढ़ना है, और यहां तक आप जरूर लिख लीजिएगा। फिर नीचे से हम लोग लिखने की शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे टॉपिक हमारा क्लियर होता चला जाएगा। एक एक टॉपिक को उठाएंगे, क्लियर करेंगे, उसके जो मुख्य तत्व हैं उसको पढ़ते चलेंगे। फिर बीच बीच में जरूरत पड़ेगी तो मैप भी देखते रहेंगे कि मैप में के माध्यम से भी समझते रहेंगे कि कौन सा राज्य कहाँ था। बार बार दिखा रहा, लेकिन आपके लिए भी एक जरूरी टास्क है कि आपको भारत का नक्शा एकदम जुबान में याद होना चाहिए, यानी माइंड में छपा हुआ आना चाहिए कि भारत का नक्शा क्या कहता है। अगर मैं कहूं कि मध्य प्रदेश कहाँ है, उत्तर प्रदेश कहाँ है, कर्नाटका कहाँ है, तमिलनाडु कहाँ है, केरला कहाँ है, गुजरात कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है, तो एकदम से तुरंत दिमाग स्विच करे। क्या ये स्विच करने में अभी दिक्कत हो रही है? भारत का नक्शा पूरी तरह से आपके दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए, क्योंकि बार बार आप मैप को निकाल करके, वर्ल्ड का मैप तो फिर भी याद करने में टाइम लगेगा, लेकिन ये बचपन में ही सिखाया जाता है। पूछूंगा कि यूरोप कहाँ है, पश्चिमी यूरोप का देश कौन सा है, पूर्वी यूरोप का देश कौन सा है, मध्य एशिया कहाँ है, मध्य पूर्व एशिया किसको कहते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया कहते हैं, पश्चिम पूर्व, मतलब बहुत सारे ऐसे टर्म आते हैं, उसको आप एटलस के माध्यम से ही समझ सकते हैं। और इसके लिए आपको प्रयास ही करना होगा, इसके लिए कोई दूसरा साधन नहीं है। चाहे आप एडवांस लेवल पर पढ़ें, चाहे आप बिगनर्स के लेवल पर पढ़ें, आपको मैप समझने के लिए खुद से ही प्रयास करना होगा। और इसके लिए सबसे बेहतर साधन एटलस ही है। जो स्कूल एटलस है, स्कूल में आपको एटलस मिलता है, उसी का सहारा आप ले सकते हैं। ठीक है, लिख लिए हैं। बुक नहीं है, 7:30 तक आज नहीं लेंगे त्रिषा, आज नहीं लेंगे, क्योंकि आज 1 घंटे ही लेते हैं सैटरडे के दिन। कल ले लेंगे 1.5 घंटे तक। कल फिर हम, हो सकता है थोड़ा और क्लियर, कल थोड़ा बढ़ा दें क्लास को। ठीक है, मैप क्लियर है पूजा, बहुत बढ़िया। अभी तो मुझे परेशानी होती है, अनुष्का ने कहा, तो एकदम से याद कर लेंगे। परेशानी तो भाई रहेगी ना, जब पहली बार अच्छे से पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कि जब यह परेशानी, आप मंजू निषाद, जब आप देखेंगे कि ये काम आप पूरा कर लेंगे, तो मैंने कहा कि साइकिल भी चलाना सीखते हैं तो गिरते हैं या नहीं गिरते? साइकिल भी चलाना क्या अपने से आ जाता है? संभव है क्या? तो हर चीज के लिए प्रयास करना होता है। पहली बार हमने खाना खाना सीखा था तो भी प्रयास किया था, तो प्रयास से ही तो सफलता मिलती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो प्रयास से हम नहीं कर सकते? और भारत देखिए बड़ा स्पेशल है, पता नहीं आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एक बार ऑफलाइन बैच में मैं ऐसे ही थोड़ा सा बाहर से रेफरेंस दे रहा था, तो बच्चे घबरा गए कि हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाते हैं, फिर इकोनॉमी पढ़ाने लग जाते हैं, बच्चे समझ ही नहीं पा रहे, तो मुझे कभी डर लगता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि भारत में प्रयास करने वालों की कमी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में आप खास करके देखेंगे, अधिकांश ड्राइवर आपको ऐसे मिलेंगे जिसको ड्राइविंग लाइसेंस होता ही नहीं है। वो गाड़ी चला रहा होता है, उसको ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वह प्रयास करते करते ही सीख जाता है। आप ट्रैक्टर वगैरह देखते हैं, जो ट्रैक्टर चालक है उसको ड्राइविंग लाइसेंस रहता ही नहीं है, 99% को नहीं रहता है, प्रयास करके सीख लेता है। भारत में तो आपने एक और चीज देखा होगा, ई रिक्शा का कॉन्सेप्ट आपने देखा है? ई रिक्शा, बैटरी वाला रिक्शा जिसको कहते हैं। बैटरी वाला रिक्शा बनाने के लिए इंजीनियर की जरूरत होनी चाहिए, क्योंकि उसमें बैटरी है, मोटर है, इलेक्ट्रिफिकेशन उसका होना है, और उसका कितना पावर जनरेट होगा, कैसे असेंबल होगा, इसके लिए पढ़ा लिखा इंजीनियर चाहिए। और भारत ने क्रांति कर दी कि इंजीनियर तो छोड़ो, जिसको ढंग से पढ़ना नहीं आता है वही ई रिक्शा को असेंबल कर रहा होता है। तो एक नई क्रांति एक बार आया था, चूंकि आप लोग पढ़ते अंग्रेजी वाला पेपर, तो इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है, उसमें एक आर्टिकल आया हुआ था कि भारत में एक क्रांति नई प्रकार की हो गई है। टेक्नोलॉजिकल क्रांति ऐसी हो रही है कि जिसमें बिना पढ़े लोग, बिना डिग्री लिए हुए, व्यवहारिक बुद्धि से ऐसा काम कर रहे हैं। वो इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक की डिग्री, इलेक्ट्रिफिकेशन की डिग्री ही उन्होंने नहीं ली, अंदाज से वो सीखते 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 वो सीख जाते। तो जब वो लोग मूर्ख है तब इतना बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं, तो हम लोग पढ़े लिखे हैं, प्रयास करने से तो कुछ भी कर सकते हैं। समझ पा रहे? इसलिए बहुत आसान हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। तो लेते हैं यहां पर पहला चैप्टर, और ये लेंगे हेडिंग के रूप में 18वीं सदी का भारत। यहां से शुरुआत करेंगे और आज का सेशन यहीं से शुरुआत होगी। 18वीं सदी का भारत। आपको क्लियर है कि कहां से पढ़ रहे हैं ये चैप्टर?
18वीं सदी का भारत। क्लियर नहीं है तो यहां पर लिखेंगे यह क्या है, क्लास 12 का, क्लास 12 ओल्ड एनसीईआरटी, एनसीईआरटी है और इसका नाम है आधुनिक भारत है। लिखा किसने है, लिखा है आपका भारत, लेखक है आपका बिपिन चंद्र, बिपिन चंद्र है, दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत बड़े प्रोफेसर थे, अब तो इनका देहांत हो गया है। ये लोग मानक हैं जिन्होंने की काम किया है आधुनिक भारत पर। जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे सतीश चंद्र जी को, सतीश चंद्र मित्तल है, वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हुए हैं, मध्यकालीन भारत के लिए बहुत बड़े नाम है। सतीश चंद्र के साथ बिपिन चंद्र भी एक बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं। 3-4 साल पहले इनका देहांत हुआ है और इन्होंने बहुत ही ऑथेंटिक कार्य किया है, किसके लिए, आधुनिक भारत के लिए। ठीक है, तो यहां पर नीलाक्षी चलिए स्वागत है। हम क्या देखते हैं कि यहां पर 18वीं सदी के भारत को अगर हम विश्लेषण करें कि क्या हुआ था, एक लाइन यहां पर दे सकते हैं कि 1707 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य जो अंदर से काफी मजबूत दिख रहा था, अंदर से काफी मजबूत दिख रहा था, वह अचानक से बिखरने लगा या बिखरने के कगार पर आ गया, बिखरने के कगार पर आ गया। जो पहले बेहद मजबूत दिख रहा था, लगता था कि औरंगजेब के शासनकाल में ठीक 1 वर्ष पहले काबुल से लेकर के दक्षिण भारत तक एक समान सत्ता, और अचानक से वह लगा कि यह तो ताश के पत्ते के तरह खरा था और यह राज्य अब बिखर रहा है, इसको बचाने वाला अब कोई नहीं। तो यहां सवाल उत्पन्न होता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों? यहां पर इसका प्रश्न हम दे सकते हैं कि पहला तो देखेंगे औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के मध्य संघर्ष, उत्तराधिकारियों के मध्य का संघर्ष। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे उत्तराधिकारियों का योग्य नहीं होना, उत्तराधिकारियों का कार्यों का योग्य नहीं होना, यह योग्य भी नहीं था। और तीसरा देखेंगे कि साम्राज्य का कमजोर वित्तीय आधार, साम्राज्य का कमजोर वित्तीय आधार, वित्तीय आधार मतलब समझ रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन बहुत कमजोर है, कमजोर वित्तीय आधार यानी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत कमजोर है। और यहां पर उदाहरण अगर ले लें तो आपको हास्यास्पद लगेगा कि 1707 में यानी 1707 में केवल और केवल क्या है, साम्राज्य के पास कुछ करोड़ रुपया ही बाकी है, कुछ करोड़ रुपया। जैसे हम देखेंगे कि 1707 में साम्राज्य के खजाने में केवल 17 करोड़ रुपये थे जो 1708 तक जीरो हो गए, शून्य हो गए। अब समझिए कि इतना बड़ा राज्य कैसे चलेगा। राज्य तो बहुत बड़ा है लेकिन उसके पास तो पैसा ही नहीं। अब इतना बड़ा राज्य है और उसके खजाने में केवल 13 करोड़ कर देगा, 17 भी ज्यादा ही है, 13 करोड़ रुपए ही थे जो 1708 तक जाते जाते वह भी जीरो हो गया, यानी राज्य का खजाना हो गया खाली। एक समय भारत में भी आया था, इकोनॉमी में भी आपने पढ़ा होगा कि 1991 के आसपास भारत का भी एक बार खजाना खाली हो गया, यानी भारत का जो विदेशी मुद्रा कोष होता है ना, चूंकि आप इकोनॉमी पढ़ चुके हैं इसलिए मैं
छूट ले रहा हूं कि आपको रेफरेंस वर्तमान से दे रहा हूं। एक बार 1991 में भारत के ऊपर भी वित्तीय संकट आ गया था, और जबकि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जीरो के कगार पर पहुंच गया था, मुश्किल से एक सप्ताह का ही कि देनदारी के लिए पैसा बचा हुआ था। उस समय स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की सरकार हुआ करती थी, वही प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने भारत से सोना ले जा करके ब्रिटेन में गिरवी रखा था, और उस सोने के बदौलत जो पैसा मिला था तो फिर भारत ने अपना ट्रेड एंड कॉमर्स जारी रखा था। नहीं तो दूसरा व्यापार कैसे करेगा? जो चालू खाते का व्यापार है कैश में हो रहा है। तो यहां पर जो मुख्य दिक्कत रही कि औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के मध्य संघर्ष होता है। अब संघर्ष कैसा हुआ था तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। जो संघर्ष के बाद उत्तराधिकारी बने वो भी योग्य नहीं है, अयोग्य है। मतलब कहा जाए जैसे पहला जो उत्तराधिकारी इसका होगा, जिसको हम कहते हैं बहादुर शाह प्रथम, मैं उसका नाम अभी लिखाता हूं। वैसे तो यहाँ सभी का नाम नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा इसमें एक एडिशनल मैटर जरूर दे दूंगा ताकि उत्तराधिकारियों के संघर्ष को आप समझ पाए। तो बहादुर शाह प्रथम को का नाम ही कहा जाता था। सब लोग उसको, जो अधिकारी वगैरह थे ना, सब कहते थे ये बेखबर है। मतलब बेखबर का मतलब है जिसको किसी चीज की खबर ही नहीं है, या जो किसी चीज से अवेयर नहीं है। खबर का मतलब अवेयर नहीं होना, जिसको अवेयरनेस का अभाव कहते हैं। यानी उसको उपाधि थी उसकी शाह ए बेखबर, यानी ऐसा शाह, शाह मतलब राजा, जो बेखबर रहता, उसको दीन दुनिया का कोई पता ही नहीं। अब जब राजा ही शाह ए बेखबर होगा तो आप समझ सकते हैं कि राज्य की क्या स्थिति होगी। साम्राज्य का कमजोर वित्तीय आधार है, और कमजोर वित्तीय आधार तो आपने देख लिया कि कितना बुरा स्थिति है, कि केवल 13 करोड़ था औरंगजेब की मृत्यु के समय, और वह भी घट करके जीरो हो गया। पढ़ा है ना भुगतान संतुलन? वही भुगतान संतुलन की मैं बात कर रहा हूं। इसी तरह से हम लिंक करते हैं, थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे ना, लिंकेज करने की कोशिश करते हैं। मैं उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। अगर आप लिंक कर पाते हैं, इसका मतलब है कि आप इस पैटर्न के साथ ढलते चले जाएंगे, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो हो सकता है कि आपको ऐसे एग्जाम्पल देने पड़ जाए। वो डिपेंड करता है कि कहाँ देना पड़ेगा, लेकिन आप दे सकते हैं अगर आपके पास क्षमता डेवलप होती है। तो इसलिए मैं आपको, चूंकि इकोनॉमी हम पढ़ ही चुके हैं और ये सब तो पढ़ा ही है, ठीक है। हमने देखा कि कम से कम 3 ऐसा कारण था कि यहां पर जिसके कारण से यह साम्राज्य अचानक बिखरने लगा। तो उत्तराधिकार का अगर संघर्ष देखें, उत्तराधिकार का अगर संघर्ष देखें तो उसमें क्या था। तो उत्तराधिकार के संघर्ष को सबसे पहले देख लेते हैं क्या हुआ था। एनसीईआरटी में नहीं दिया है उत्तराधिकार का संघर्ष। अगर यहां देखें तो यहां पर एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है पूरा, लेकिन एक चीज की चर्चा जरूर करेंगे। यह क्या होता? यह था आपका औरंगजेब के पांच पुत्रों में से जीवित बचे 3 पुत्रों के मध्य औरंगजेब का वैसे 5 पुत्र था, 5 बेटा औरंगजेब को था, लेकिन 2 पहले ही मर गया। एक मर गया, जैसे अब 5 का नाम मैं लिखाता हूं। यहां पर एक अकबर था, उसको पता है कि उसने विद्रोह कर दिया था। एक और बेटा था, अब्दुल्ला टाइप से था, और उसको वह भी एक तरह से मर गया था। उसको भी शाह शुजा के साथ ही एक तरह से मृत्यु के घाट उतार दिया था। शाह शुजा कौन है? तो औरंगजेब का भाई हुआ करता था, जो बंगाल का प्रशासक था। और हम लोगों ने मध्यकालीन भारत पढ़ा है, इसलिए हम कहते हैं कि क्रम से पढ़ना चाहिए, क्योंकि मध्यकालीन भारत का रेफरेंस दे रहे हैं। और जो बच्चे, जिन बच्चों ने मध्यकालीन भारत पढ़ा नहीं है, उनको फिर लिंकअप करने में दिक्कत होगी। तो शाह शुजा का पीछा वही कर रहा था, और बाद में वह शाह शुजा से मिल जाता है, उसका चाचा ही था, और वहाँ पर फिर उनकी लड़की से विवाह होता है। औरंगजेब ने फिर दोनों को मरवा दिया। शाहजादा अकबर ने भी विद्रोह किया था, औरंगजेब ने, मतलब औरंगजेब तो नहीं मरवा पाया, वो खुद ही मर गया ईरान जा करके। तो यहां पर 5 पुत्रों में से 3 ही जीवित बचा था, जिसके मध्य यहां पर उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। पहला पुत्र कौन था? ये था मुअज्जम नाम इसका हुआ करता था। जो पहला बेटा था इसका नाम था मुअज्जम। और मुअज्जम जो था, इसकी उपाधि क्या थी? इसकी उपाधि थी आपकी शाह आलम थी। इसको मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में दे रहा हूं, एनसीईआरटी में इस प्रकार से नहीं दिया गया है।
और नहीं अगर एनसीईआरटी मतलब एनसीईआर आउट ऑफ एनसीईआरटी जाकर के इसको लेंगे तो फिर हमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। था कहां, पद क्या था इसका, पद था ये काबुल तथा पंजाब का गवर्नर था, पंजाब का गवर्नर अच्छे पद पर था, बड़े पद पर था। लेकिन दिक्कत क्या है कि औरंगजेब बड़ा सख्त था, वैसा पिता ना दे तो ज्यादा बढ़िया है। औरंगजेब इतना सख्त था कि एक बार अपना बड़ा प्रिय बेटा था, इसका बड़ा बेटा यही था, एक बार औरंगजेब को शंका हो गई कि ये शायद गोलकुंडा के शासक से सांठगांठ कर रहा है। गोलकुंडा वही जो साउथ में था। जब गोलकुंडा का अभियान हो रहा था तो औरंगजेब के साथ ये लड़ाई पर था, तो औरंगजेब को ये मतलब औरंगजेब बड़ा थोड़ा सनकी टाइप का था ना, तो औरंगजेब को शायद शंका हो गया कि ये सांठगांठ कर रहा है गोलकुंडा के शासक से। बस देखा ना अपना ही बेटा है, बड़ा बेटा है, और मतलब आओ ना देखा ताओ, और फिर इसको गिरफ्तार कर लिया। और आप यकीन नहीं करेंगे कि औरंगजेब ने अपने ही बड़े बेटे को 12 वर्षों तक कैद में रखा। 12 ईयर वह कैद खाने में रहा, जेल में रहा, अपने ही पिता के द्वारा। इतना क्रूर औरंगजेब अपने मतलब एक तरह से अनुशासन के प्रति इतना व्यवहारिक था, बेटे को भी वह नहीं छोड़ता है। इसको 12 वर्षों तक जेल रखा था। बाद में दया आ गई, माताजी ने विनती की होगी, फिर इसको मुक्त कर दिया और अच्छा पद दे दिया कि जाओ बेटा ऐश करो। और काबुल एक बड़ा क्षेत्र है, वहां का प्रशासक बना दिया, और उसके साथ पंजाब का भी गवर्नर बना दिया। यानी एक बहुत बड़े क्षेत्र पर, अफगानिस्तान से आप लेके पंजाब तक देखिए इसके अंडर है। वर्तमान में अगर तुलना करेंगे तो कितना बड़ा क्षेत्र हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा। पहला बेटा था इसका मुअज्जम, जिसके मध्य संघर्ष होना था। दूसरा जो बेटा था वह था मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम, अब देखिएगा कि ये बड़ा महत्वपूर्ण बेटा है। यहां पर तो खैर एडिशनल इंफॉर्मेशन हम नहीं लेते हैं, लेकिन यहां पर देखेंगे कि यहां पर उपाधि जो हो जाएगा वह होगा शाह ए आलीजाह, आलीजाह की हो जाएगी, शाह ए आलीजाह। होता क्या है कि यहां पर मैं बताता हूं, और यहां पद क्या था, पद था यह मालवा का गवर्नर, मालवा का गवर्नर था, मालवा का गवर्नर। अब औरंगजेब कहां है पता है, 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो रही है तो वह कहां है, औरंगाबाद में। अगर मालवा से औरंगाबाद की दूरी देखेंगे तो सबसे नजदीक है। तो औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो सबसे पहले औरंगजेब तक पहुंचने में यही सफल रहा था। मुअज्जम कहां है, काबुल में, अगर मैप आप देखेंगे तो। और ये है मालवा में, इसलिए मैंने कहा था कि भारत का मैप जरा याद करके रखिएगा, क्योंकि हर जगह मैप तो दिखाना संभव नहीं है। ये फटाफट पहुंच गया और खुद बादशाह बन गया, लेकिन चली नहीं, क्योंकि दूसरे ने फिर हमला कर दिया इसके ऊपर। अब क्या है, उपाधि है ये शाह ए आलीजा। होता क्या है कि मोहम्मद आजम की जो माता जी थी, दिलरास बानो बेगम थी, वह क्या है कि बहुत ही अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। मतलब उसका खानदान बड़ा ऊंचा माना जाता था, क्योंकि जो इनकी माता है उनका खानदान माना जाता था कि पैगंबर मोहम्मद साहब के खानदान से जुड़ा हुआ है। तो ये जो महोदय हैं मोहम्मद आजम, ये कहता था कि मैं सभी बेटों में श्रेष्ठ हूं, क्योंकि मैं मोहम्मद साहब की वंशज का वंशज हूं, यानी उसके वंश से बिलोंग करता हूं। इसको लगता था कि मैं सबसे उच्च कुल का हूं। बड़ा योग्य भी था, बहुत ही पावरफुल था, एक मजबूत योद्धा था। लेकिन बहुत सारी बुराइयां होती है। तो खैर उपाधि इसको अच्छी खासी मिल गई थी, मालवा का गवर्नर से भी मिला हुआ था, बढ़िया एक माना जाता है। और तीसरा जो बेटा था वह था आपका, पहला मुअज्जम देखा, दूसरा ये देखा, और तीसरा जो है आपका काम बख्श है। काम बख्श है। काम बख्श क्या है, यह एक कमजोर बादशाह, कमजोर उत्तराधिकारी था। इसको हम क्या देखते हैं, इसको जो उपाधि दी गई थी, उपाधि इसकी थी दीन पनाह की, दीन पनाह। कमजोर शाहजादा था, कमजोर सैन्य प्रतिभा का शाहजादा था, अतः इसे दरबार में ही रखा जाता था। कमजोर सैन्य प्रतिभा का, सैन्य प्रतिभा का शाहजादा था, अतः इसे क्या होता, अतः इसे कोई दायित्व नहीं दिया गया, दायित्व नहीं दिया गया था। छोटा बेटा होता है ना,
नहीं दिया गया था। आप लोगों में से कोई छोटा बेटा है कि नहीं? बड़ा, अगर 2-4 भाई बहन है उसमें छोटा जो भाई होगा बड़ा तुनक मिजाज होता है। मेरे बारे में भी यही कहा जाता है, क्योंकि मैं भी घर में सबसे छोटा हूँ। मेरे बारे में भी बचपन में यही कहा जाता था कि बहुत ही मतलब नखरा ही अलग होता है छोटे बेटे का। तो काम बख्श भी छोटा बेटा था, इनका नखरा ही अलग था। ये किसी काम का नहीं था, लेकिन नखरा सबसे अधिक था। इनको वैसे तो कहा गया कि तुम दक्कन के सूबेदार हो, लेकिन जहां भेजता ये कलह ही मचा देता। कहा बेटा तुम कहीं मत जाओ, बस घर में आराम से मोबाइल पर गेम खेलते रहो कि कम से कम शांति तो हो रहेगी। इसलिए इसको दक्कन का सूबेदार बनाया गया था, लेकिन बेसिकली इसको दरबार में ही रखा जाता था, यानी दिल्ली आगरा में ही इसको घूमने के लिए कहा गया था। इसको कोई दायित्व नहीं दिया गया था, क्योंकि ये बहुत ही कमजोर सैन्य प्रतिभा का था और इसका दिमाग बहुत अधिक संचालित नहीं होता था। मैं इसको फिर से लिख देता हूं, क्योंकि जो नोट्स बनाते हैं उनसे भी गलती होती है। ठीक, हम देखते हैं, कमजोर सैन्य प्रतिभा का शहजादा था, अतः इसे कोई दायित्व नहीं दिया गया था, यह दरबार में ही था। औरंगजेब को यह पता था कि जैसे हमने उत्तराधिकार का संघर्ष किया है, अपने भाइयों को मार करके शासन को प्राप्त किया है, तो मेरा बेटा भी ऐसा ही करेगा। इसलिए उसने सबको व्यवहारिक तौर पर अलग अलग क्षेत्र में प्रशासक बना दिया। अगर मान लीजिए मुअज्जम यहां पर है और ये काबुल और कांधार का स्वतंत्र प्रशासक बन जाता कि भाई मैं वहीं रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको शायद हराना मुश्किल हो जाता। लेकिन इसको तो बादशाह बनना है, बादशाह इसको बनना है। अगर मोहम्मद आजम जो मालवा का गवर्नर है ये दक्षिण क्षेत्र पर प्रभावी हो जाता तो दक्कन स्वतंत्र हो जाता और फिर उत्तर भारत में मुअज्जम शासन करता रहता, यानी सभी अपने क्षेत्र में शासन करता, लड़ाई नहीं होती। औरंगजेब ने बेसिकली यही ध्यान में रख करके तीनों को अलग जगह पर नियुक्त किया हुआ था। लेकिन जो कथनी करनी में भेद होता है ना, कहा जाता है ना जैसे आप जो बोओगे वही काटते हो। तो औरंगजेब ने खुद ही उत्तराधिकार का संघर्ष किया था, तो उसके बेटे फिर कहां पीछे रहते। अंततः क्या होता है, एक खूनी संघर्ष होता है। मुअज्जम है, उपाधि शाह आलम है, मोहम्मद आजम है और काम बख्श है। अंततः क्या होता है, अंततः तीनों शहजादों में, तीनों शाहजादाओं में उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। उत्तराधिकार का संघर्ष, जिनमें से संघर्ष हुआ जिनमें ज्यादा बोरियत तो नहीं हो रही है, मुझे डर लग रहा था कहीं बोरियत ना हो जाए, जिनमें शाहजादा मुअज्जम कहते हैं ना, शाहजादा मुअज्जम ने जाजो की लड़ाई में, शाहजादा मोहम्मद ने जाजो की लड़ाई, जाजो को हम कभी कभी जजऊ शब्द भी लिख देते हैं, जजऊ यही आगरा के आसपास का क्षेत्र है, आगरा के आसपास का क्षेत्र है। हाँ, वह भी खेलता था, इसलिए इसका क्या है कि उसका मतलब उसकी हालत बड़ी खराब थी, उसकी हालत क्या है, बड़ी खराब है। फिर हम क्या देखते हैं कि जजऊ की लड़ाई में होती है, शाहजादा मोहम्मद ने जाजो या जजऊ की लड़ाई में, दोनों का नाम अलग अलग मिलता है। यहां पर हम क्या देखते हैं कि लगभग 18 जून जजऊ की लड़ाई में 18 जून 1707 को मोहम्मद आजम को पराजित कर भारत का बादशाह बनने में सफलता पाई। पराजित कर भारत का बादशाह बनने में सफलता पाई। ठीक है, यह था हमारा मतलब इसका जो उत्तराधिकार का संघर्ष होता है और उत्तराधिकार के संघर्ष के साथ जो दिक्कत हो। दीन पनाह का मतलब क्या होता है, दीन का मतलब क्या होता है पता है, दीन का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा, इस शब्द भी आपको हिंदी के साथ समझना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं दिन अगर हम ऐसे लिख देते हैं, इसका मतलब होता है डेज, यानी दिन का मतलब क्या होगा, डेज हो जाएगा। और अगर हम दीन लिख देते हैं, इसका मतलब होगा गरीब, क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा, गरीब हो जाता है, शब्द है।
कई शब्द ऐसे होते हैं जो जिसका उच्चारण एक जैसा होता है, लेकिन उसके उच्चारण मतलब उसके मीनिंग्स परिवर्तित होते हैं। जैसे आप लिखते हैं पानी, पानी मतलब क्या होता है? वाटर होता है, और पानी शब्द का यूज कर दें तो हैंड हो जाएगा, यानी हाथ हो जाएगा। पानी मतलब जल हो जाएगा, इसका मतलब पानी हो जाएगा। अब इस प्रकार के शब्द हिंदी में यूज होते हैं, इस पर थोड़ी सी पकड़ हमें धीरे धीरे बढ़ानी पड़ेगी। जैसे हमने कहा दीन, दीन का मतलब डे हो गया। दीन मतलब कहें तो इसका मतलब गरीब है। दीन पनाह का मतलब क्या हुआ? जो गरीबों को पनाह देने वाला हो, गरीबों को आश्रय देने वाला हो, दीन पनाह। जैसे हमने देखा कि हुमायूं ने भी दीन पनाह नामक एक महल का निर्माण करवाया था, वह भी था। दीन पनाह का मतलब गरीबों को एक तरह से आश्रय देने वाला महल। ठीक है, आशा करता हूं ये तो हमें जरूरत होगी नहीं, इसको मैं हटा देता हूं, इसकी जरूरत तो अपने को है नहीं। तो ठीक है, इसमें हमने देखा सफलता पाई और यह बन जाता है, बादशाह बन जाता है। ठीक है बच्चे, आकाश कुमार पटेल जी पुरापाषाण काल पढ़िए, लेकिन आकाश कुमार पटेल अभी पुरापाषाण काल तो है नहीं ना बच्चा, यहां तो फिर आने का मतलब है नहीं। तो आपको पहले वहां पढ़ाई करनी चाहिए और फिर आपको लाइव क्लास में आना चाहिए। फिर हम देखते हैं यहां पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्लास को तो कल ही कंटिन्यू करेंगे मेरे विचार से। थोड़ा सा मुझे काम रहता है, लेकिन कल शाम को ही क्लास होगी। बहादुर शाह बहादुर शाह प्रथम। अब इसके बारे में हम ये कह सकते हैं 1707 से 1712, 1707 से 1712 ईस्वी तक ये शासक रहता है। अब इसके साथ थोड़ी सी कहानी जान लेंगे, हल्की सी कहानी, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मैं असल में कहानी के माध्यम से उन घटनाओं को स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपकी रुचि भी बनी रहे और फैक्ट्स बोझिल भी ना रहे। कहानी तो फिल्मों की कहानी हो या ऐसे कहानी सुनने में तो अच्छा ही लगता है, बस क्या है उसके साथ लेकिन कहानी ही याद नहीं रखनी है, उसके साथ कुछ कुछ फैक्ट्स भी याद रखना है। जैसे लिखा है 18 जून 1707, ये क्या हो जाएगा? फैक्ट्स हो जाएगा ना। जाजों की लड़ाई हो जाएगी। अगर आपसे फैक्ट्स के रूप में, क्वेश्चन के रूप में पूछ देगा कि जाजों की लड़ाई कब हुई थी, तो आपको तो बताना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर आप उलझ जाएंगे। और तो मैं भी आपसे प्रश्न पूछता हूँ, तो आपसे एक और सूचना आपको देनी थी कि इस सैटरडे जो मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन भारत जो अब समाप्त हो गया है, तो एक टेस्ट उसका और रख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप वाला। सैटरडे को, इस सैटरडे को एक टेस्ट रख लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप वाला। तो आशा करता हूं कि आप लोग तैयार मिलेंगे इस टेस्ट को देने के लिए। सैटरडे को रख लें टेस्ट, या अगले सैटरडे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर मेरा पूर्वावलोकन सीरीज शुरू हो जाएगा, शायद टाइम ना मिले। इसी सैटरडे को 15 भी क्वेश्चन रख लेंगे, 15 से 20 क्वेश्चन का एक सेट रख लेते हैं, क्योंकि अभी टेलीग्राम पर क्वेश्चन भी नहीं जा रहा है, तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस मध्यकालीन भारत का कम हुआ है। और मैं कोशिश करूंगा कि संपूर्ण मध्यकालीन भारत का आपको कंबाइंड पीडीएफ में भी दिलवा दूं। अगर कंबाइंड पीडीएफ मिल जाता है तो जो बाद में बच्चे रिवाइज करते हैं उनको थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। तो टेस्ट देने के लिए अगर तैयार होते हैं तो मान के चलें कि सैटरडे को मैं आपके लिए टेस्ट रख देता हूं। सुमित यादव, ये सब अगर कहते हैं तो इसका मतलब है कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही है, कि आपको टीचर के पास पता ही नहीं है कि उसके पास कहानी क्या है। ठीक है, शाह आलम ही बहादुर शाह, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। तो अपने आप वो बातें स्पष्ट हो जाएगी, जो आपके सवाल है ना वो आपके स्पष्ट हो जाएंगे। कोई भी कॉपी चेक होने में 10 दिन प्लस लगता है। ये बात अलग है कि कभी कभी मैं 2-4 घंटे में ही चेक कर देता हूं, लेकिन मानक है 8 से 10 दिन का समय लगेगा ही लगेगा। और अगर फ्राइडे के बाद कोई कॉपी आया है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, सुमित यादव आपको ही कह रहा हूं, आपकी तरह नहीं है ना कि एकदम से खाली है या केवल एक काम कर रहे हैं, एक साथ 10 टारगेट को फिल करना होता है। अगर आपने फ्राइडे के बाद भेजा है तो ऑब्वियस है कि अगले फ्राइडे सैटरडे तक जाएगा, क्योंकि उसके बाद फुर्सत ही 2-3 दिन नहीं होती है। सैटरडे मैं मीटिंग में व्यस्त रहता हूँ, संडे को मंडे की क्लास का होता है, मंडे ट्यूसडे तक, आज तक तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि टाइम एक भी सेकंड मिल पाए। इवन कि बीमार में 1 महीने से हूँ, लेकिन डॉक्टर को नहीं जा पा रहा था मिलने के लिए, तो कल मैंने अनिवार्यता प्लान कर लिया है। ये सब मैसेज करने का कोई मतलब नहीं है, अपने आप चेक होगा। जब आप जितना क्वेरियस है ना उतने, उससे ज़्यादा मैं, लेकिन समय के हिसाब से ना, आपके हिसाब से नहीं कि आपने भेजा यहाँ से कॉपी चेक करके भेज दिया। खाली एक ही काम होता
तो इसका मतलब है कि आप वनडे मानसिकता से जी रहे हैं, उससे आप जल्दी बाहर निकलिए। ये यूपीएससी है या सिविल सेवा की तैयारी आप कर रहे हैं। बाय एंड टेक केयर।